लतिका और कालदूत बातें करते हुए महल से बाहर आ गए। तब लतिका कुछ सोचकर बोली, लेकिन अंकल, देखा जाए तो अजयराज नंदिता से प्रेम करता था। इस तरह उसने जो किया वो उसकी नजरों में तो सही हुआ ना। तब कालदूत उसकी बात के जवाब में बोला, गुड, तुम्हारा इस तरह से सोचना एक साफ दिल के इंसान की निशानी है। एक ऐसा इंसान जो अपने बारे में सोच दूसरे की भावना को भी समझने की कोशिश करता है। लेकिन जरा ध्यान से समझो, यहाँ तुम्हारा ये तर्क गलत साबित हो जाता है। तब लतिका आश्चर्य से बोली, वो कैसे अंकल? तब कालदूत ने उसे समझाते हुए कहा, अब तुम अच्छे से जानते हो कि नंदिता किससे प्रेम करती है। तब लतिका ने तुरंत ही कहा, चंद्रकांत से। तभी कालदूत फिर बोला, और क्या वो अजयराज का प्रस्ताव मान जाती? तब लतिका ने सोचकर उत्तर दिया, नहीं, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि वो नहीं मानती। तब कालदूत अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, तो तुम ही बताओ, क्या अजयराज तब अपनी बात पर नहीं अड़ता? चलो मानो कि उसे नंदिता से प्यार भी था, तो भी वो पहले नंदिता के पास आता, उससे बात करने की कोशिश करता। लेकिन नहीं, वो नंदिता को अपनी शक्ति के घमंड में हासिल करने आया था। और ये बात तुम भी समझती हो कि प्रेम एक भावना है जिसे धन या बल से हासिल नहीं किया जा सकता। ये सुनते ही लतिका तुरंत ही बोली, हाँ, मैंने इस तरह नहीं सोचा, लेकिन अब वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तब कालदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका सीधा सा उत्तर है, वो कल भी अपना पॉइंट प्रूव कर रहा था और आज भी वो बस अपना पॉइंट ही प्रूव करने में लगा हुआ है। उसका पॉइंट बस यही है कि वो अपनी शक्ति के बल पर जो चाहे, जिससे चाहे पा सकता है। ये सुनकर लतिका के कदम रुक से गए। वो आश्चर्य करते हुए बोली, इस तरह तो वो एक सनकी से ज्यादा कुछ नहीं है। तब कालदूत बोला, चलो चलकर उसके बारे में और पता लगाते हैं। तुम्हें ये जानना जरूरी है कि वो किस हद तक जा सकता है, ताकि कल जब तुम्हारा और उसका आमना सामना हो तो तुम बिना डरे उससे लड़ सको। याद रखना लतिका, एक लड़ाई तुम्हारे पिता ने अकेले लड़ी थी। हाँ, सभी ने उनका साथ दिया था, जो स्वाभाविक है, तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन याद रखना, वो भी ज्यादा समय अकेले थे और तुम्हें भी रहना है। ये सारी बातें सुनकर लतिका बिल्कुल शांत खड़ी रही और फिर धीरे से बोली, चलो अंकल, चले, हमें अपने दुश्मन के बारे में अभी काफी कुछ जानना है। तब कालदूत बोला, चलो चलकर देखते हैं कि आखिर राजा की जान कैसे गई। इतना सुनकर लतिका चौंक गई। तभी कालदूत ने उसका हाथ पकड़कर एक बार फिर चुटकी बजाई तो वो दोनों सीधा उस युद्ध के कुछ दिनों पहले एक गुफा के निकट पहुंच गए। जैसे ही वो दोनों गुफा के भीतर पहुंचे तो देखा अजयराज ने पड़ोसी राज्य के राजा को बंदी बनाकर रखा था। अजयराज की तांत्रिक क्रियाओं के बीच बैठा वो राजा कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने दशपाल साम्राज्य से युद्ध की घोषणा की थी। अजयराज उस बंदी राजा को अपने मंत्रों के जरिए अपने काबू में करते हुए बोला, सुन, अब से तू वही करेगा जैसा मैं चाहूंगा। किसी भी हाल में दशपाल साम्राज्य से युद्ध रुकना नहीं चाहिए। मैं उस बृजभान की लाश अपने कदमों में देखना चाहता हूँ, चाहे जो हो जाए, वो बचना नहीं चाहिए। और याद रहे, तुम उसे नहीं मारोगे, मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा। वो मुझे आम आदमी समझता है, अब बताऊंगा उसे कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। और जब वो बुरी तरह से हार जाएगा, उसके बाद राजकुमारी नंदिता मेरी हो जाएगी। इतना कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। इस दृश्य को देखने के बाद कालदूत लतिका से बोला, शायद अब तुम्हारे विचार साफ हो गए होंगे कि अजयराज किसी भी तरह से साफ मन का इंसान रहा ही नहीं है। इसके बाद वो दोनों राजकुमारी के समय में लौट आए। राजकुमारी ने अपनी दासी को बुलाते हुए कहा, सेवक से कहो हमें सरोवर तक जाना है, हमारी सवारी तैयार करें। कहते हुए वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उदासी कमरे से बाहर जाने ही वाली थी कि तभी राजकुमारी ने उसे रोकते हुए कहा, सुनो, हमारा मन बदल गया है, हम नहीं जाएंगे। उसने कुछ पल इंतजार किया और थोड़ी देर में चंद्रकांत उससे आकर मिला। तभी लतिका और कालदूत भी उसके कक्ष में आ गए। एकाएक नंदिता बोली, इतनी देर कहाँ लगा दी? मुझे लगा तुम यहाँ नहीं आओगे, मैं खुद ही महल के बाहर आने वाली थी। तभी चंद्रकांत बोला, हाँ, बृजभान, मेरा मतलब सम्राट के जाने के बाद महल में आना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तुम्हारे मंत्री और बाकी लोग मुझे गलत समझने लगे हैं। खैर, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने उस अजयराज के बारे में पता किया है। वो हमारे प्रदेश का नहीं है, यहाँ से मीलों दूर किसी और राज्य का गांव है, फूलपुर। वहीं आसपास तांत्रिकों के एक समूह से उसे निकाला गया है। कोई विभूति नाथ उसके गुरु है। जैसे लतिका ने फूलपुर का नाम सुना, उसके होश उड़ गए और वो कालदूत की ओर हैरानी से देखने लगी। तभी कालदूत मुस्कुराते हुए बोला, अब कुछ कुछ तुम्हें समझ आने लगा होगा कि क्यों मैं तुम्हें यहाँ लाने से पहले फूलपुर ले गया, क्यों तुम्हें फूलपुर के बारे में सारी बातें बताई। और हाँ, अजयराज के गुरु का नाम याद रखना, यही लिंक है तुम्हारे और चेतन के बीच। उसके बारे में बाकी मैं बाद में बताऊंगा। तब लतिका ने हैरानी के साथ सारी बातें सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद कालदूत बोला, अब हमें कुछ और बातें जानने के लिए शाम तक का इंतजार करना होगा। तभी लतिका बोली, लेकिन अंकल, हमें यहाँ आए काफी समय हो गया है, अगर मैं समय से घर नहीं पहुंची तो पापा और मामा जी परेशान हो जाएंगे। तब कालदूत हंसते हुए बोला, क्या लतिका, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि समय इस तरह से काम नहीं करता।
समय परिस्थितियों के हिसाब से चलता है। हो सकता है कभी कभी वर्तमान का समय और भूतकाल का समय बिल्कुल समान चलता है, तो कभी समय में काफी अंतर होता है। अभी भी कंडीशन के हिसाब से हमें यहाँ आए महज कुछ ही मिनट हुए हैं, मतलब हमें यहाँ पूरा समय मिलेगा, लेकिन वर्तमान से कुछ समय के लिए ही तुम गायब रहोगी। ये सुनकर लतिका को तसल्ली हो गई। कुछ देर बाद शाम ढलते ही कालदूत लतिका के साथ महल के बाहर वाले बागान में चला गया। राजकुमारी नंदिता वहाँ अकेले टहल रही थी तथा एक दासी उसके निकट खड़ी हुई थी। तभी नंदिता दासी की ओर देखकर बोली, दासी तुम जाओ, मैं कुछ देर बाद आती हूँ। तब दासी नंदिता से बोली, लेकिन राजकुमारी अंधेरा बढ़ रहा है, आपको चलना चाहिए। तभी नंदिता ने कहा, कल का दिन मेरे लिए बड़ा है, इसलिए आज मुझे खुद के साथ थोड़ा समय बिताना है। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। नंदिता की बात सुनकर दासी ने दोबारा उसे टोका, लेकिन राजकुमारी। किंतु तभी नंदिता उसे बीच से ही रोककर बोली, बस ये हमारा आदेश है, कुछ पल हमें अकेला छोड़ दो। इतना सुनना था कि वो दासी वहाँ से निकल गई। काफी देर तक नंदिता वहाँ अकेले टहलते रही और जैसे वो वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी अचानक वहाँ अजीब सा धुआं उठने लगा। ये देखते ही नंदिता के कदम रुक गए और वो वापस मुड़कर उस धुएं को देखने लगी। जैसे जैसे धुआं गहराने लगा तो नंदिता को शक हुआ। उसने अपने करीब रखी तलवार को तुरंत म्यान से निकालकर मजबूती से पकड़ लिया। तभी एक शैतानी हंसी सुनाई पड़ी। ये हंसी किसी और की नहीं बल्कि अजयराज की थी। लतिका उसे देखते ही घबरा गई और घबराते हुए कालदूत से बोली, अंकल चलिए, हमें उसे बचाना होगा, वरना वो उसे अपने साथ ले जाएगा। कहते हुए लतिका ने भागकर अजयराज को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो उसके आर पार निकल गई। तब कालदूत लतिका के पास आकर बोला, लतिका शांत हो जाओ, यहाँ जो भी होगा उसे हम सिर्फ देख सकते हैं, किसी भी घटना का बदलाव हमारे हाथ में नहीं है, शांत हो जाओ तुम। ये सुनकर लतिका ने अपनी सांसों पर किसी तरह काबू किया और देखने लगी। तभी नंदिता चिल्लाते हुए बोली, ओह तुम क्यों आए हो यहाँ? तभी अजयराज नंदिता के करीब आकर उसे छूने की कोशिश करते हुए बोला, बस मुझे तुम्हारी याद आई तो तुमसे मिलने चला आया। तब नंदिता उसके हाथ को अपनी तलवार से दूर करते हुए बोली, अपने मैले हाथों को दूर रखो मुझसे, यदि मुझे छूने की कोशिश की तो तलवार की धार तुम्हारे हाथ के 2 टुकड़े कर देगी। ये सुनते ही अजयराज बेहद ही वहशी तरीके से बोला, बस तुम्हारे इसी तेवर ने मेरा मन मोह रखा है। मैंने जब पहली बार बाजार में तुम्हें ठगों को सबक सिखाते देखा था, तभी मैं अपना मन हार गया था। इतना कहते हुए वो गुस्से से भौहें चढ़ाकर बोला, बस मैं यहाँ तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ कि अभी भी समय है, अपना फैसला बदल लो और मेरे पास आ जाओ, वरना अभी तो सिर्फ भाई और इस राज्य का राजा मारा गया है। धीरे धीरे तिल तिल करके पूरी प्रजा मरेगी यदि तुमने अपना फैसला नहीं बदला। कहते हुए वो मुड़ा और चलकर जाने लगा, लेकिन फिर अचानक वापस नंदिता के पास आकर बोला, और हाँ, सबसे पहले तो वो राजा का दोस्त, क्या नाम है उसका, वो चंद्रकांत मरेगा। सुना है आजकल उसका महल में कुछ ज्यादा ही आना जाना है। अब तुम खुद सोच लो, प्यार और साम्राज्य चाहिए या अपनी जिद। कहते हुए वो मुड़ा और उसी धुएं के साथ गायब हो गया। ये सुनकर नंदिता कुछ देर खड़े खड़े सोच में पड़ गई। तभी अचानक महल की ओर से चंद्रकांत भागता हुआ बागान तक आ पहुंचा और नंदिता को देखते हुए बोला, नंदिता आप ठीक तो है ना? तभी नंदिता हैरानी के साथ बोली, अरे चंद्र आप यहाँ? तब चंद्रकांत तुरंत बोला, हाँ, मुझे उस दुष्ट अजयराज के बारे में कुछ और बातें पता चली थी, मैं वही बताने महल आया था, लेकिन आपकी दासी ने बताया कि आप यहाँ बागान में हैं। यहाँ आ ही रहा था कि मैंने उस दुष्ट को आपके सामने देखा। क्यों आया था वो यहाँ, क्या कह रहा था? तब नंदिता ने थोड़ी चिंता भरे शब्दों में कहा, चेतावनी देने आया था, या यूं कह लो कि मुझे डराने आया था कि यदि मैं उसके साथ ना गई तो वो तुम्हें और सारी प्रजा को मार डालेगा। तब चंद्रकांत ये सुनकर क्रोध से भर उठा और अपने दांतों को पीसते हुए बोला, उससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी अगर देर ना हुई होती तो उसका सिर और मेरी तलवार होती। तब नंदिता उसे शांत कराते हुए बोली, नहीं चंद्र, तलवार तो मेरे पास भी थी, मैं चाहती तो एक ही बार में काम खत्म कर देती, लेकिन हमें कुछ और सोचना होगा ताकि हम उसका समूल नाश कर सके। खैर, आप क्या बताने आए थे? ये सुनते ही चंद्रकांत बोला, अरे मैं आपको यही बताने आया था कि आप पहली स्त्री नहीं है जिस पर उसकी गलत दृष्टि है। इससे पहले भी उसने कई स्त्रियों को अपना शिकार बनाया है। मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन हो ना हो इसी के कारण उसे समूह से भी निकाला गया होगा। इतना सुनना ही था कि नंदिता क्रोध से भर उठी और गुस्से से वहां रखे एक गमले पर वार करते हुए बोली, अब चाहे जो हो जाए, हम मिलकर उसे ऐसी सजा देंगे जिससे उसकी आत्मा भी कांप जाएगी। वो मृत्यु की भीख मांगना चाहिए चंद्र। मैं अपने राज्य तो क्या, किसी भी राज्य की स्त्री के हनन को स्वीकार नहीं करने वाली। ये सुनते ही चंद्रकांत तुरंत बोला,
ऐसा ही होगा राजकुमारी, लेकिन एक समस्या और है। आपके राज्य का सिंहासन खाली है और खाली सिंहासन भी स्त्री की तरह होता है। सभी की नजरें उसी पर होती है। आप उसे अपनाकर सारा नियंत्रण अपने हाथों में ले लीजिए, फिर सैन्य बल भी आपका होगा और आपके दूसरे शत्रु भी आपसे डरने लगेंगे। उसके बाद उस अजयराज को पकड़ना और उसे सजा देना आसान हो जाएगा। इस सारे दृश्य को देखकर लतिका अपनी जगह पर बैठ गई और थोड़े डर और हैरानी के भाव के साथ बोली, इसका मतलब अंकल, हम उस अजयराज को जितना खतरनाक समझ रहे थे वो उससे कई ज्यादा वैशी है। जब खुद नंदिता के पास अभी तक उसे हराने का कोई उपाय नहीं है तो हम उसे कैसे हरा पाएंगे? कहते हुए उसकी आवाज में हल्का सा डर था। किस तरह राजकुमारी नंदिता उस अजयराज का अंत करेगी या कहानी का पलड़ा अजयराज के हिस्से पर भारी होगा, जानने के लिए सुनिए खूनी वधू नया अध्याय सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।